नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज हमारे साथ हैं बिहार के सुपर कॉप विकास वैभव जी। इनका मैं परिचय क्या कराऊं, ये तो हमेशा चर्चा में ही रहते हैं। सरकार के खिलाफ ऐसा लगता है कि आरोप लगते हैं इन पर कि इन्होंने एजेंडा चला रखा है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और कहीं ना कहीं बिहार में जो ब्लास्ट हुआ उसमें सर ने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की। बौद्ध गया ब्लास्ट जिसको कहा जाता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत जबरदस्त रही सर की। यासीन भटकल को पकड़ने में बहुत अहम रोल रहा। इसके अलावा कई सारे गैंगस्टर्स ने सरेंडर किया बिहार में बिकॉज ऑफ विकास वैभव जी की वजह से। लेकिन विकास वैभव जी का जहां ट्रैक बहुत अच्छा रहा, वहां सरकार से इनकी नहीं पटी। नीतीश कुमार ने तो साफ साफ चेतावनी तक दे डाली। ये कहा कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, ये रूल्स के खिलाफ है। कई बार स्पष्टीकरण मांगा गया और आज की डेट में विकास वैभव जी को प्लानिंग जो कमीशन है बिहार का, वहां पर एडवाइजर के तौर पर बतौर तैनात कर दिया गया है। सर, क्या आपका एजेंडा इलेक्शन लड़ने का है? बहुत स्पष्ट सवाल पूछूं क्योंकि आप रैलियां भी करते हो। आप कहते हो रैली मैं नहीं करता, लोग आपके साथ इतने जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, आप कुछ भी बोलते हो लोग एकदम आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने तो सुना है आपके नाम पर एक रोड का भी नाम है। देखिए, न तो मैं कोई नेता हूँ, न अभिनेता हूँ, न तो भविष्य वक्ता हूँ। बहुत शुद्ध हृदय का व्यक्ति हूँ और बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार विकसित हो। वह बिहार जो प्राचीन काल में जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य को बना सके, विश्वविद्यालयों को स्थापित तब कर सके जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की पूरे यूरोप में कल्पना नहीं थी, तो निश्चित एक सामर्थ्य बहुत है। लेकिन उसके अनुसार आज हम विकसित नहीं हैं। यदि रहे होते तो छोटी सी नौकरी के लिए, छोटे से रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा छोड़ दीजिए, कोचिंग तक के लिए बच्चे कोटा जाते हैं, जहाँ टीचर्स भी मैक्सिमम बिहार के हैं और बच्चे भी मैक्सिमम बिहार के हैं। तो बिहार कैसे बदलेगा, ये चिंता मेरे मन में बचपन से रही है। क्लास 9th में था, पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई और बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था। तभी मन में बहुत दुख लगा था, बहुत पीड़ा हुई थी कि बिहार जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक किसने बना दिया। और यदि अपने जीवन काल में कुछ कर सकूं जिससे बिहारी शब्द पुनः उसी सम्मान का प्रतीक हो जाए, तो मेरा जीवन सार्थक होगा। उसके लिए हर प्रयत्न करूं, सर्वस्व निछावर कर दूं तो भी कम होगा। लेकिन यदि बिहारी शब्द की गरिमा को पुनः स्थापित कर चुकूं, तो आज एक उद्देश्य लेकर चल रहा हूं। 2047 भारत के स्वतंत्रता के 100 वर्ष बाद भारत विकसित राष्ट्र हो। और बिहार यदि विकसित नहीं होता, यदि बिहार से किसी को बाहर जाना पड़े शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, तो निश्चित है कि बिहार विकसित नहीं माना जाएगा। और भारत कैसे विकसित होगा? चलिए सर, आज की बात मैं करता हूँ। इसका मतलब सरकार को आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो पसंद नहीं है? सरकार आप अलग विचारधारा पे चलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल सरकार और संविधान के हिसाब से ही जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि राष्ट्र के आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, उसके सांस्कृतिक परिरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए, वैसा ही प्रयास बिहार के युवाओं के साथ में कर रहा हूँ। भाई, आप समझो आप क्या थे तब, बिहार ऐसा था तो क्यों था, और आज ऐसी स्थिति है तो क्यों है। और इस जो प्रयास है किसी के विरोध में नहीं है, इस सृजन का प्रयास है कि लोग समझें अपने अस्तित्व को, अपने स्वत्व को, और जानिए बिहार तब क्यों था। यदि बिहार को हम देखें तो वेदांत की भूमि है। वेदांत की सोच अलग थी। वेदांत की सोच थी कि हर व्यक्ति में ईश्वर का ही अंश है जो पूर्ण है। और ऐसा व्यक्ति जिसके मन में इस प्रकार का भाव आ जाए कि मुझ में भी पूर्णता है, आप में भी पूर्णता है, इनमें भी पूर्णता है, ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से भेदभाव कर ही नहीं सकता। और बिहार के इतिहास को जब देखते हैं तो पाते हैं बिहार में जातियां तब भी थीं, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद, आज 8 लोग भी बैठे हैं तो आपस में उनके मन में पहला विचार यही आता है, कौन व्यक्ति किस जाति का है। उसके अनुसार तय करते हैं मित्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसकी कल्पना वैसे ही करते हैं। लेकिन तब के बिहार में यदि ऐसा रहा होता, उस प्रकार का जातिवाद होता, तो क्या मगध में नंद वंश का उदय होता? सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक हुए, कहाँ हुआ? चाणक्य भी चले तो क्या उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति देखी? और वैशाली की कल्पना देखिए। वैशाली उस पूरे उत्तर बिहार की राजधानी थी, वज्जी महाजनपद की, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी, पश्चिम में गंडक। 7,707 गणराजा चुने जाते थे और जाति के आधार पर नहीं, सामर्थ्य के अनुसार उस काल में बिहार के लोग चुनते थे और प्रतिवर्ष गणाधिपति को वैशाली में चुनते थे। लेकिन सर, एक चीज बहुत ज्यादा है कि जैसे मतलब जो गवर्नमेंट है वो जाति को लेकर बहुत ज्यादा खुलकर बात करती है। वो कहती है कि जाति जनगणना ये सब होना, और आप इस तरह की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट दिखता है। नहीं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जातियां तब भी थी, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद जो संघर्ष कराता है, हमें सहयोग की आवश्यकता है। जो आगे बढ़ चुके हैं उनको उनका सहयोग करना चाहिए, जो वंचित है, तभी एक समतामूलक समाज बनेगा। और इसमें हर व्यक्ति को अपनी भूमिका समझनी होगी। यदि हम संघर्ष करते रहे आपस में ना, तो हम बढ़ते हैं। सर ये बताइए, मैं दोबारा एक सवाल पूछूं, आपका एजेंडा इलेक्शन लड़ने का है क्या? नहीं, मैं तो बहुत बड़े प्रयास में लगा हूं। बिहार बदलना चाहता हूं। बिहार बदलना, तो बिहार देखिए, अरविंद केजरीवाल ने भी शुरुआत में कहा कि मैं दिल्ली बदलना चाहता हूं, तो फिर एट द एंड पॉलिटिक्स में आ गए, क्योंकि एक माध्यम है पॉलिटिक्स। तो बिहार बदलते देखना चाहता हूं। मेरे
अकेले के प्रयास से तो होगा नहीं। तो मैं हर युवा को, हर गांव के हर जन को क्या बताने लेकिन का सर, प्रयास कर रहा हूं। संविधान के हिसाब से आपके पास जब तक पद नहीं होगा, जब तक पावर नहीं होगी, तब तक कैसे बदल लेंगे? आपको तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। देखिए, पॉलिटिक्स में क्या है कि आप किसी एक चुनाव के लिए प्रयास करते हैं, एक विचारधारा को लेकर चलते हैं। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि हर विचारधारा के लोग मिलें और एक दृष्टि लेकर चलें कि हम बिहार को कैसे बदलेंगे, चाहे आप किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों। क्योंकि बिहार ऐसी भूमि है जो लिंग भेद से भी प्रसिद्ध नहीं रही। याद कीजिए, प्राचीन काल में विदुषी गार्गी व चक्रनवी पूरे भारत से विद्वान एकत्रित हुए थे, उसमें भी सबसे बड़े विद्वान को विद्वतापूर्वक चुनौती देने की क्षमता रखते थे। पूरे विश्व में आप देख लीजिए, उस काल में महिलाओं की आवाज कहीं नहीं मिलती है, ग्रंथों में संधारित है, जो बताती है हमारी सोच क्या थी। आज केवल इस सोच को लेकर चले। सरकार की जहां तक बात आप कर रहे हैं, सरकार, आप सोचिए कि किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए तो जो परिस्थिति है, जो संख्या है, आज 9 करोड़ के करीब युवा हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। कितनी भी अच्छी सरकार आ जाए तो प्रयत्न भी करे तो कितने प्रतिशत लोगों को हम सरकारी नौकरी दे पाएंगे? शायद 1%, कुछ अधिक। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि 2047 तक बिहार के हर व्यक्ति को बिहार में रोजगार मिले, तो क्या केवल सरकारी प्रयास काफी होंगे? हमें दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। जो बिहार के युवा आंदोलन करते हैं कि हम सरकारी नौकरी ही चाहिए, कितना भी आप आंदोलन कर लें, यदि 1% के हम आंदोलन करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो एक उद्यमिता की क्रांति, कैसे हम रोजगार लगाएं, स्टार्टअप्स लगाएं, कैसे हम व्यवसाय में। और बिहार ऐसी भूमि रही है, प्राचीन काल में आप देखेंगे तो उद्यमिता के लिए पटलिपुत्र जाना जाता है। चंपा को विश्व का पहला नगर कहा गया। उसमें ऐसी प्रेरणा थी कि वियतनाम 2nd सेंचुरी से 17th सेंचुरी लेकिन तक सर, चंपा के नाम से सरकार जाना को गया। सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि आप जब सर्विस में रहते हैं तो आप सोशल मीडिया पर तमाम ट्वीट्स करते हैं। सरकार कहती है कि भाई ये आपका काम थोड़ी, आपका काम तो, आप आईपीएस ऑफिसर है, इतने सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, आपका काम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, एक सुपरविजन करना है कि अधिकारी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी सरकार का अंग हूँ, सरकारी पदाधिकारी हूँ, सरकार के नियमों के अनुसार ही सारी चीजें करता हूँ। जो समय है, अपनी जो पूरी कर्तव्य है उसको करते हुए जो शेष समय ईश्वर ने मुझे दिया है, वो कुछ भी कर सकता हूँ, फिल्म देख सकता हूँ। नहीं तो सरकार ने स्पष्टीकरण आपसे मांगा, आपका क्या जवाब था? स्पष्टीकरण जब मांगा गया तो मैंने उसका उत्तर दिया है, हर प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने बताया कि मैं कितने ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, निस्वार्थ भाव से देश सेवा में लगा हूँ। और जो समय मेरे पास मिलता है, जो परिवार को दे सकता हूँ, बिहार को इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ बिहार जब तक नहीं बदलेगा तो मेरे परिवार का जीवन कैसे बदलेगा। तो बिहार मेरा बड़ा परिवार है और उसमें हर व्यक्ति को, मैं ही नहीं, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कैसे मेरा बिहार आगे बढ़े, कैसे मेरा राष्ट्र आगे बढ़े। वो तो ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात बोली सर, बिहार आगे बढ़े, लोग मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की अधिकारी से नहीं बनती है। आप उनके खिलाफ एकदम झंडा बुलंद कर दिया आपने और लगातार ट्वीट्स किए, पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल सोशल मीडिया पर एकदम सरकार की नजर में आप आए इस चीज को लेकर। देखिए, अब कई बार ऐसा होता है ना कि मेरी किसी से शत्रुता नहीं है, किसी के प्रति किसी प्रकार की तो भावना नहीं है। हर व्यक्ति में उसी ईश्वर का अंश है, उस वेदांत की दृष्टि को लेकर चलता हूँ। तो सर फिर ये क्यों विवाद हुआ? नहीं, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें आप विचलित हो जाते हैं। कई बार चूंकि लगातार यदि कुछ हो और कुछ लोगों के मन में किसी प्रकार की दुर्भावना हो तो, लेकिन वो भी जो जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं वो कुछ क्षणिक था, मतलब होता है ना, कुछ समय के लिए उद्वेलित हुआ, आपने किया, लेकिन जब आपको एहसास हुआ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए तो आपने तुरंत हटा भी लिया। सर, आपका ट्रैक रिकॉर्ड मतलब बेस्ट ऑफिसर्स में काउंट होता है। जिस तरह से आपने असीम भटकल और जितने अच्छे अच्छे टारगेट्स आपको दिए गए हैं, जो आपको जितने डाकू थे आपके अंडर सरेंडर किए, लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर का जो ट्रैक होता है कि मतलब अच्छी पोजीशन से और अच्छा डिपार्टमेंट और अच्छा पोजीशन, कहीं ना कहीं जो आज आपके साथ जो यूथ जुड़े हैं, जो हम देखते हैं एज ए क्राइम जर्नलिस्ट देखते हैं, हमें लगता है कि अभी आपके पास जो विभाग दिया गया है, आप उसके लिए वेल सेटल नहीं है। मतलब आपको और अच्छा डिपार्टमेंट दिया जा सकता था इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से, जिसमें ज्यादा काम हो। हम एज ए क्राइम जर्नलिस्ट देखते हैं कि उस डिपार्टमेंट में ज्यादा काम नहीं है। देखिए, मैं ये मानता हूँ ना कि व्यक्ति को परिधि में नहीं बनना चाहिए। जैसे आप सोचते हैं व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए। यदि आचार्य चाणक्य ऐसा सोचते तो क्या सोचते हैं, मैं तो टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाना मेरा काम है, लेकिन यहीं तक सीमित रहते तो क्या अखंड भारत बनता? अपने राष्ट्र के प्रति जो दायित्व थे उनको उन्होंने ग्रहण किया और देखिए किस प्रकार चीजें बदल गई। वैसे मैं देखता हूँ ईश्वर ने जब आपको बनाया है, ईश्वर जानता है आपको कब क्या काम करना चाहिए, उसके हिसाब से जो भी चीजें होती हैं आपके आसपास, तो हर पद की अपनी अहमियत होती है। और जहाँ पे आज हूँ, मैं लेट्स इंस्पायर बिहार इस कैंपेन को लेकर चल रहा हूँ। मुझे बिहार में योजना कैसे बननी चाहिए, किस प्रकार से प्लानिंग होनी चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग कैसे सर, होनी मैं चाहिए, दिल्ली के उसके लिए पर्याप्त समय मिल रहा है। बिल्कुल, मैं दिल्ली के कई आईपीएस अफसर्स को जानता हूँ, वो आपके जैसे नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हम तो अपनी नौकरी करेंगे, हमारा जो काम है वो करेंगे, ये समाज की ठेकेदारी हमने नहीं ली और मॉरल पुलिसिंग हम नहीं करेंगे, ये तो काम सरकार का है। हमारा काम है अपराधियों को पकड़ना, वो हम कर रहे हैं, हमारा काम है, बस यहीं तक सीमित है हमारा काम। तो आपका ये एक डिफरेंट अप्रोच ये देखकर दूसरे आईपीएस ऑफिसर्स का क्या रिएक्शन होता है सर इसमें? देखिए, मैं जानता हूँ कि मेरा अस्तित्व क्या है, ईश्वर ने ऊर्जा असीम दी है और मैं एक सकारात्मक परिवर्तन करना चाहता हूँ। इसी के अनुसार जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। जब सही करता हूँ संतुष्टि है। तो हो सकता है कुछ लोगों को उस समय अच्छा नहीं लगे। महात्मा गांधी ने भी कहा था ना, जो कुछ नया करते हो और कुछ करते हो तो शुरू में लोग आपका उपहास बनाते हैं, देखते हैं।
देखते हैं फिर भी आप नहीं रुकते हैं चीज़ें आगे, लेकिन अगर सकारात्मकता है तो कुछ समय के बाद आपसे संघर्ष करते हैं, लेकिन तब भी आप नहीं रुकते तो आपके साथ हो जाता है। मैं लगभग इसी प्रक्रिया में हूँ कि मैं मन से गलत नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि राष्ट्र को यदि बनाना है तो अपने पूर्वजों की दृष्टि के साथ ही हम चलेंगे। और जो बातें मैं कर रहा हूँ शिक्षा, समता, उद्यमिता, इससे लोग प्रेरित हो रहे हैं, आज प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं को देखिए तो बिहार के 14 केंद्रों पर महिलाएं आकर बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रही हैं, गार्ग की पाठशालाओं में। अनेक ऐसे शिक्षण संस्थान है जहाँ लोग सामने आए जो आज तक नहीं थे। पुणे गया था, पुणे में मैंने कहा 300 लोग आए थे, मैंने कहा जो मंच पे ना उन्हें पहले जानता था ना जो समक्ष उन्हें जानता था, एक संदेश। सर ये जो लेट्स इंस्पायर बिहार है, ये आपने कब डिसाइड किया कि अब मुझे बिहार के लिए कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है? मैं तो एक आईपीएस ऑफिसर बन गया, लेकिन मुझे बिहार के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट के लिए नहीं, उनका वो फिर जहाँ चले जाते हैं उसी नौकरी में अपना, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर खुद एक लाव लश्कर लेकर चलता है तो अपनी जिंदगी में खुश हो जाता है। तो आपने क्यों डिसाइड किया और कैसे आपके मन में आया कि अब मुझे सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करना है बहुत ज्यादा? देखिए बात तो बहुत बचपन से है, जैसे मैंने आपको बताया भोपाल में बच्चों ने चिढ़ाया था, तभी मन में भाव आई थी। उसके बाद आईआईटी कानपुर गया, लेकिन आईआईटी कानपुर जाने से पहले इसी नोएडा में था, और नोएडा में मैंने उस समय परीक्षा दी आईआईटी की, डीपीएस नोएडा में परीक्षा हुई, दे कर आए, आराम से सोए, सुबह उठे तो पता चला पेपर लीक हो गया। और 97 वाज ओनली ईयर जब आईआईटी के पेपर लीक हुए थे, और वो पीड़ा जो होती है पेपर लीक की, मैंने सहा है। और तब लगा कि विश्वविद्यालय जो भूमि को स्थापित थे, वेदांत की भूमि थी, उसमें क्या हो गया कि छोटे से पेपर लीक को लेकर के लोग इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, बिहार क्यों नहीं बदलता है। और उसी व्यक्ति जिसने पेपर लीक कराया था, बाद में मेरी भेंट हुई जब 2006 में सिटी एसपी पटना था, ब्यूर जेल में मिला। मैंने कहा भाई आपके कारण कितनी दुर्दशा मेरी हुई थी, और तभी मन में एक संकल्प जगा। तो उसके बाद नई कहानी तब हुई, आईआईटी पहुंचे। फर्स्ट ईयर तक तो पिताजी यही नोएडा में थे, पोस्टिंग हो गई बरौनी रिफाइनरी, मेरा भी टिकट कटा हुआ था, जाना था बरौनी, ट्रेन उतरती मोकामा, उतरती और अचानक घर से फोन आया, हॉस्टल में मोबाइल तो था नहीं, कि विकास को मना कीजिए, स्टेशन नहीं जाएगा। फिर हम भी पहुंचे, क्या हुई तो पता चला कि बेटा अभी लगन का समय चल रहा है, बेगूसराय मोकामा में पकड़ की शादी होती है, इसलिए अभी तुम आईआईटी में ही रहो। अब ऐसे ही अब सोचिए पूरी सामान पैक हो, आईआईटी का सेमेस्टर बीत चुका हो, उस मनोदशा में आईआईटी में जब रहना पड़ा तो लाइब्रेरी जाते थे, कहाँ जाते, और बुक्स देखने लगे। उसी में मेरा हाथ चला गया बृहदारण्यक उपनिषद पे, और जो उपनिषदों को मैंने पढ़ा तो मैंने देखा भूमि तो वही थी, पूर्वजों की सोच क्या थी, हमारी सोच आज क्या हो गई है। उस समय बिहार में जातिगत नरसंहार चल रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स चल रही थी, पकड़ के शादी हो रही थी, और तब उसमें मुझे लगता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब मैंने उस समय देखा कि बिहार में यदि कुछ बदलना है तो मुझे इस सिस्टम का भाग बनना होगा। अगर हम कोसते रहेंगे तो चीजें बदलने वाली नहीं है। समवन विल हैव टू टेक द लीड एंड गो एंड ट्राई टू कंट्रीब्यूट। तब मुझे लगा कई क्या कर लोग सकता हूँ। सोशल मीडिया पर ये कहते हैं कि आपका ना एक एजेंडा है, आप मीडिया में छाना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो, आप अपना एक पॉलिटिकल एम्बिशन आपका है, और इस तरह की तभी आप बातें करते हो। सीधी तरह आ जाइए ना, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, अपनी पार्टी बना लीजिए। देखिए अगर ऐसा, मैंने कहा ना, अगर ऐसा हो सकता और ऐसा हो जाता तो बहुत सारी आप पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। मैं तो सीधा यही देखता हूँ, जब तक बिहार के लोग नहीं बदलते, हमारे युवाओं की सोच नहीं बदलती, तो पॉलिटिक्स में कितने भी अच्छे लोग चले जाएं, युवा चाहते भी, बहुत सारे तो युवा चाहते हैं, आपके लिए तो धरना प्रदर्शन रख दिया जाता है, आपके लिए लोग रोड पर आ जाते हैं, युवा तो चाहते हैं कि आप आइए। और मैंने तो ये भी सुना है, 1-2 दिन पहले जनसभा भी हुई है, वो वहां आपने अच्छी बहुत जनसभा, ज्यादा सपोर्ट है आपको युवाओं का। मन के जो शुद्ध भाव है ना, मन को जोड़ते हैं। तो इसलिए जो भी अच्छे लोग हैं, मैं मानता हूँ कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। यही लेट्स इंस्पायर बिहार का संदेश भी है कि अच्छे लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे, निश्चित चीजें बदलेंगी, और प्रयास करना होगा, निस्वार्थ भाव से करना होगा, तभी बिहार बदलेगा। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर जैसे सर जैसे ऑफिसर, वैभव सर जैसे अगर ऑफिसर एक्टिव पॉलिटिक्स या ग्राउंड पे आ जाए खुलकर, तो बहुत ज्यादा युवाओं को, बिहार के युवाओं को, क्योंकि बिहार के युवाओं की बात करने वाले लोग कम हैं, सब बोलते हैं, हर कोई बोलता है मैं युवाओं के साथ हूँ, लेकिन फिर बात कहीं और जाकर अटक जाती है। लेकिन जैसा सर ने कर रहे, अगर सर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाते, डायरेक्ट अगर खुलकर आते बैटिंग करने। मैं तो बड़ा स्पष्टवादी हूँ, मैं कोई सपने नहीं दिखा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 9 करोड़ लोग हैं जिनको अगले 2 दशक में शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमको अभी से कमर कसना होगा, केवल सरकार से संभव नहीं है, किसी पार्टी की सरकार आ जाए। तो एक सोशल चेंज चाहिए, एक दृष्टि की चेंज चाहिए, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का एक रेवोल्यूशन चाहिए बिहार में, जिसमें हमारे युवाओं को ट्रेन करना होगा। सर आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये भी रहा है, आपने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जो सरेंडर आपके टाइम पर हुए, प्लस यासीन भटकल को पकड़ने में आपका बड़ा अहम रोल रहा, उसके बारे में सर थोड़ा बताइए कैसे। देखिए एनआईए जब बना था 26/11 के बाद, तो उस समय मेरे मन में प्रेरणा थी कि अच्छे आईपीएस ऑफिसर्स को जाना चाहिए। उससे पहले मैं रोहतास में काम कर चुका था, बगहा में काम कर चुका था, जहाँ दोनों जगहों पर लोगों से जुड़कर एक बड़ा परिवर्तन हुआ जिसको लोग असंभव मानते थे। तो मुझे लगा कि एनआईए में भी नई एजेंसी है, अगर भारत में आतंकवाद की जड़ों को मिटाना है तो अच्छे ऑफिसर्स को आना चाहिए। मैंने प्रयास किया और मैं चुना गया। तो एनआईए में जाने के बाद भी इंडियन मुजाहिदीन केस को मैंने इन्वेस्टिगेट किया। तो एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर, बहुत चीज़ें मैंने सीखी कि कैसे इंटरनेशनल जो तारें जुड़ी होती हैं उनको हम उस पर लीगली एक्ट कर सकते हैं, कैसे एक टेररिस्ट के मन में जो रेडिकल भावनाएं आ जाती हैं
उसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं। और इन चीज़ों का केवल एक इन्वेस्टिगेशन तो एक बात हुई, समाज में कैसे सांप्रदायिक सौहार्द बने, इसके लिए बहुत लेसन्स मुझे मिले। क्यों लोग भटकते हैं, क्यों टेररिस्ट बनते हैं, और किस प्रकार से उनको हम आज अपने यूथ को जो उस गलिबल माइंड्स हैं उसको कैसे हम, तो इन चीज़ों को मैं जहाँ भी पुलिस में रहा हूँ तो मैं विशेष रूप से ध्यान देता हूँ। यासीन भटकल को लेकर क्या सोच सर आई? आपने इन्वेस्टिगेट किया, किस तरह का वो आदमी था, क्यों भटका, क्यों क्या लगा? एक जिसको कहा जाता है रेडिकल माइंड, जो रिलीजियस रूप से उसको जिसने जो बताया उसके मन में यही आ गया कि यही मेरे जीवन का ध्येय है, और यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मैं सही कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को ये नहीं लगता वो गलत कर रहे हैं। जो टेररिस्ट है उसको लगता है कि मैं बिल्कुल बहुत ही धार्मिक काम कर रहा हूँ, और ये बात उसको एक्सेप्ट मतलब महसूस कराना एक बड़ी, जैसे बहुत सारे जो तो आपने कैसे महसूस बिहार मॉड्यूल के जो टेररिस्ट थे उसमें बहुत लोग ऐसे ही थे, बहुत ही कमिटेड थे, लेकिन आज जब उनसे आप बात करोगे, जब कितने साल जेल में रह चुके हैं, उनसे मिला हूँ बाद में, तो बहुत लोगों में ये फीलिंग थी कि उस समय यदि किसी ने सही गाइड किया होता तो शायद मैं भटकता नहीं। तो कई बार जब कोई ऐसा गुरु मिल जाता है जो बताता है कि आप ऐसा करो, हदीस में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, उसके मन में इस प्रकार की बात आती है और वो दुनिया से अलग कट जाता है। तो वो जो रेडिकलाइज होता है उस समय समाज की बड़ी भूमिका है कि उसको हम कैसे गाइड कर सकें। और तब यदि हम नहीं कर पाते तो ऐसे लोग इस प्रकार के, लेकिन आप देखेंगे जैसे जो IM केस इन्वेस्टिगेट हुआ तो अलग अलग शहरों में लोग पकड़े गए, उसका एक इम्पैक्ट ये आया कि एक टेररिस्ट को बनाने में कम से कम 1.5 से 2 साल लगते हैं। जब कोई व्यक्ति रेडिकलाइज होता है और रेडी हो जाता है कि अब मैं जाकर कहीं बम प्लांट करूँगा, लेकिन उसका जब मॉड्यूल टूटता है तो दोबारा खड़े होने में बहुत समय लगता है। देखिए 2013 के बाद जो हैदराबाद ब्लास्ट हुआ था उसका लगभग वैसा कोई ब्लास्ट उस मेनलैंड इंडिया में नहीं हुआ। उसका कारण है कि नेटवर्क और रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस पर सरकार भी काफ़ी ध्यान दे रही है, काम कर रही है, और जब चीज़ों को हम गहराई से समझते हैं और प्रयास करते हैं चीज़ें बदलती हैं। एक चीज़ सर और जानना चाहूँगा, आपने यासीन भटकल के बारे में कहा, अभी दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ा बवाल मचा पड़ा है। आप अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़े उपनिषद भी आपने पढ़ा हुआ है। आपको सर क्या लगता है कि सरकार कहाँ कमी रह गई दाऊद को वापस लाने में, नहीं ला पाए? अब तो टाइगर मैनन के घर की भी तस्वीरें आ गई। क्या लगता है कि सरकार अगर ये करती तो? सरकारी कैपेसिटी में तो मैं कोई कमेंट करूंगा नहीं, और नहीं कोई ऐसे एज अ इंडिविजुअल मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत समस्याएं हैं, और स्पेशली जो अपने जिस नेबर की आप बात कर रहे हैं तो उससे जो सहयोग अपेक्षित है वो नहीं मिलता है। मैंने भी इसको अनुभव किया है। तो मंशा अगर स्पष्ट होगी तो चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, लेकिन मंशा जब होगी कोई भारत के विरुद्ध होगा तो इस प्रकार के समस्याएं आती हैं। भारत सरकार उस पर निश्चित है कि अपनी योजना बनाती है, रणनीति बनाती है और कर रही है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इस पर अभी कमेंट करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आपके अरेस्टिंग से पूरा सदन हिल जाता है, 2 दिन तक सदन बंद रहता है। मतलब आपने ऐसे बड़े बड़े केसेस किए, जिसमें से एक केस ये था कि आपने एक अरेस्ट किया जिसके बाद 2 दिन तक सदन बंद था। तो उसके लिए आप कुछ बताएंगे क्या कैसा रहा? देखिए जीवन में यदि कुछ आपको करना हो ना तो कई बार आपके समक्ष चुनौती आती है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिलेमा होता है। और उस समय मैं बड़ा स्पष्ट हो जाता हूँ कि यार बचपन से मैं आया हूँ तो बिहार बदलने की सोच लेकर आया हूँ। आज मेरे सामने अगर कुछ गलत हो रहा है और मैं एक्ट नहीं करूँ, ये सोच के नहीं करूँ कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, या मुझे कुछ परिस्थिति झेलनी पड़ेगी, तो फिर मुझसे खराब आदमी कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि बचपन से एम लेकर चल रहा हूँ, तब मुझे लगता है कि नहीं, मेरा जमीर जागता है, लगता है कि नहीं, मुझे मेरे अंदर वो शक्ति अपने आप आती है कि सबसे बड़े से मैं भिड़ सकता हूँ, क्योंकि वो शक्ति मुझ में भी है जो ईश्वर ने सबके अंदर स्थापित की है। और तब मुझे लगता है सत्य के राह पर आप चलते हो, धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि आप धर्म के साथ चलोगे धर्म आपकी रक्षा करता है। इस शक्ति के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ तब बड़े काम होते हैं। और तब मैं ये नहीं थकता कि आगे क्या होगा, तब मैं देखता हूँ पहले जो सही मुझे कर्तव्य था मैंने किया या नहीं किया। तो यदि नहीं किया तो जिंदगी भर मन कचोटेगा कि जब परिस्थिति आई, जब समय आया, तब तुमने जो बचपन से तुम्हारा स्वप्न था वो नहीं किया। और ऐसा जब पटना सीनियर SP था, बहुत सारे ऐसे अवसर आए जब हमेशा लगता है कि ये कर रहा हूँ, ये तो भाई इतना मजबूत आदमी है, इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी, इसको मैं छूऊंगा तो क्या होगा। लेकिन तब अंदर से लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं अगर करता हूँ तो फिर मैं विकास। ऐसे सर कौन से आए, कौन से अपराधी आए जिसको आपको लगा कि नाम आप भी बहुत सारे जानते हैं, मैं उसका नाम व्यक्ति विशेष का लेना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ परिस्थिति ऐसी थी जो अगर दूसरा कोई IPS ऑफिसर होगा उसके मन में आएगी। चलिए मैं दूसरे IPS ऑफिसर्स की बात करूंगा। सर आपके जैसा ये माइंडसेट दूसरे IPS ऑफिसर्स का क्यों नहीं होता? वो क्यों एकदम नौकरी करने में बिलीव करते हैं? मेरा माइंडसेट नहीं है, ये बिहार के ही पूर्वजों का माइंडसेट है, जो वेदांत की दृष्टि है वह है। और व्यक्ति से ऊपर उठकर समाज के रूप में जब मैं देखता हूँ कि समाज में हर व्यक्ति यदि सकारात्मक हो, प्रयास करे, निश्चित समाज बदलता है। सर आपको प्रेशर आता है, आपको भी कॉल्स आते होंगे, तो आप वैसे टाइम में क्या करते हैं? देखिए बी फर्म बट पोलाइट। मैं हमेशा यही रहा हूँ कि भाई आप अगर आपने निर्णय ले लिया कि करना है तो करेंगे, फिर कितना भी प्रेशर आ जाए हटेंगे नहीं अपने निर्णय से, क्योंकि आप गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस परिस्थिति में आप पोलाइट रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आप बोल रहे हैं, किसी को भी कुछ बोल रहे हैं। तो ये मैंने देखा बड़ा सक्सेसफुल रहा है, तो लोग भी समझ जाते हैं कि व्यक्ति डोलने वाला नहीं है, बिल्कुल रेडी है। और आपके नाम पे सड़क भी है। मतलब मैंने बहुत रेयर होगा कि किसी IPS ऑफिसर के नाम पे कोई सड़क बन गई जब तक वो अपने वर्किंग पीरियड में। तो ये क्या किस्सा है? बगहा के लोगों का स्नेह है, उनको मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। और जब भी ऐसा देखता हूँ मैं खुद भावुक हो जाता हूँ। भाई ऐसा
मैंने क्या किया, मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा था। अब उसमें लोगों को ऐसा स्नेह मिला, लेकिन वो बहुत बड़े ईश्वर की डकैत कृपा थे, है। जहाँ जो डकैतों ने वहाँ के सरेंडर किया, वहाँ के जो जितने भी डकैत थे, तो वो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आपने उसे कैसे लिया उस चैलेंज को? देखिए, बगहा एक अलग समस्या थी। बगहा में लोगों की मानसिकता ये थी कि बगहा प्राचीन काल से ही अपराधग्रस्त है। लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। मुझसे कहते थे याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि क्या थे, और लगभग ये सोच थी कि चंपारण से अपराध मिटेगा नहीं। इसीलिए अंग्रेजों ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा उस जगह को। इसीलिए जो पत्रकार थे, मीडिया थी, मिनी चंबल लिखती थी, टेरेन काफी टफ था। लेकिन मैंने जब देखा, उस समय पटना के बाद गया था, तो पटना में जब सिटी एसपी था, बहुत किडनैपिंग्स होती थी, और एक किडनैपिंग जहाँ हुई तो नींद गई। 6-7 दिन जब तक व्यक्ति मिला नहीं, तो मीडिया में भी चलता था कि भाई ऐसा हो गया, सरकार से भी फोन आते थे, लोग कैंडल लाइट मार्चेस निकालते थे। बगहा जब गए तो वहाँ भी किडनैपिंग हुई। वहाँ पे किडनैपिंग जब होती थी तो पटना में तो फोन आता था, रैंसम कॉल। यहाँ उतनी उसकी भी जरूरत नहीं थी। कोई व्यक्ति बड़े अच्छे से तैयार होकर आता था, चिट्ठी दे जाता था, वो बताता था मैं इस गैंग से आया हूँ, और उसमें लिखा रहता था कितने पैसे देने हैं, इतने चांद मार्का की लुंगी देनी है, इतना डोरा का बनियान देना है, इतना गरम मसाला देना है, इतना खस्सी देना है। उसके नीचे लिखा रहता था जय माँ दुर्गे, बिहार सरकार, और उसके नीचे गैंग का नाम, और उसके नीचे एक और नोट रहता था, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। इतना ऑर्गेनाइज चल रहा था और समय से चल रहा था। पुलिस के अनेक ऑपरेशन चले, व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, बड़े लाभ लश्कर के साथ पुलिस जाती, जंगल घूम के आती, नतीजा शून्य। हुआ क्या, तो पहली बार जब किडनैपिंग हुई तो मैंने फ़ोन किया, मैं बड़ा घबराया हुआ था कि नींद गई, किडनैपिंग तो हो गई यहाँ पे। पुलिस में खले का रिस्पॉन्स बड़ा वैसा था कि अरे विकास, अब तुम पटना में नहीं हो, बगहा में हो, यहाँ होता रहा है, और आराम से रहो, कुछ समय बाद अच्छी पोस्टिंग हो जाएगी। तब वो यात्री मन जिसको मैं कहता हूँ जागा कि भाई मैं तो यहाँ हूँ और समस्या मेरे सामने, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समय तो मूल्यांकन करेगा, तुमने क्या किया। तब मैंने लोगों से बात करनी शुरू, संवाद करना शुरू किया, और तब मैंने देखा कि गन्ना लगा हुआ है जो सरकारी जमीन पर भी है, लोगों की जमीन पर है, इसको यदि हम काटते हैं तो इनकी आर्थिक रीढ़ टूटेगी। तो वर्ष 2006-7 में जब ऐसा हम लोगों ने किया, पुलिस के कैंप्स लगे, तो लगभग 25 लाख रुपए सरकार की ट्रेजरी में आए, जो डकैतों के पास जाते। लेकिन प्रयास इससे भी सक्सेस नहीं मिलती। हम लोग मुठभेड़ भी हुए, डकैत मारे भी गए, लेकिन एक्चुअल जो परिवर्तन हुआ लोगों की मानसिकता बदलने से तब हुआ जब परिवारों से हम जुड़े। जो फैमिलीज थी, उनके बच्चे चुनाव भी लड़ते थे, उनके पिताजी डीआरए में घूमते थे, लेकिन उनसे जब हमने कहा कि तुम कहते हो कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, यदि रत्नाकर ही रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता, और तब सोच कि भूमि के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है। इस प्रकार की जो बातें, जो शुद्ध बातें मन की होती है, साइकोलॉजिकल गेम, साइकोलॉजिकली हमने, और नॉर्मली लोग कहेंगे भाई क्या बात कर रहे हो, लेकिन जो मन की शुद्ध बात होती है, और जो सामने वाला व्यक्ति ईमानदार होता है, तो डकैत भी विवश हो जाता है, बात सुनता है। ये मैंने अनुभव किया, और तभी 26 बड़े गिरोहों ने सरेंडर किया, और जो संख्या 100-70 हर वर्ष होती थी, आपका सर शून्य पर आ गई। आपका सर क्या अब मानना है, आपको लगता है योगी मॉडल बेस्ट मॉडल है? क्योंकि उसकी बड़ी चर्चा होती है योगी मॉडल की, कि भाई कोई भी अपराधी हो, आपको क्या लगता है बिहार को कैसे अपराधियों से मुक्त कराया जा सकता है, या बिहार क्या, मैं तो पूरे देश की बात करूं, क्या आपके पास वो है? उसमें सिंपल सीधी बात है, अपराध से अगर मुक्ति चाहते हो तो पुलिस ऑफिसर को ईमानदार होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। यदि आप इतना है तो अपने आप देखिए अपराध नहीं होगा। यदि पुलिस ऑफिसर या सरकार जो भी है उस प्रकार की ईमानदारी और निष्पक्षता हो तो अपने आप चीजें। एक मुझे सर मूवी का याद आ रहा है, अभी बनी थी अमित लोढ़ा पर, बड़ा फेमस हुए थे वो, जिनके उन्होंने कई गैंगस्टर्स को वहाँ सरेंडर करवाया था। आपका कोई ऐसा तो एजेंडा नहीं है कि आप कोई पीछे सोशल मीडिया में कोई इन्फ्लुएंसर आपसे जुड़े हुए हैं, चाह रहे हो आपके ऊपर मूवी बनाना, कुछ ऐसा? मैं तो अपना काम करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, करता रहा हूँ। अगर आप पे बनाने के लिए डिमांड करेंगे, कोई अगर सामने आया कि आपके ऊपर मूवी बनानी है, तो क्या आप देंगे उन्हें परमिशन? मैं तो कह रहा हूँ अपना काम करता हूँ, शांति से करता हूँ, शांति से कर रहा हूँ, करता रहूँ। चलिए सर, आपने क्राइम तक से बड़ी डिटेल में बात की, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा सर विकास वैभव जी ने किस तरह से बताया कि यासीन भटकल से लेकर इनके नाम पर चौराहा तक है, यासीन भटकल को पकड़ने में कितना अहम रोल रहा है। इसके अलावा लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल एस्पिरेशन को लेकर सर कहते हैं कि मेरा काम तो लोगों को गाइड करना है, आगे आगे देखें होता है क्या। खैर, ये आपको इंटरव्यू कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।